तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आप सभी स्वागत है फिर से एक बार आपके यूट्यूब चैनल एन के स्मार्ट क्लास में, जहां पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स। बट आज हम लेकर आए हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन यूनिट 2 की थ्योरी एंड वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू एमजीपीआर यूनिवर्सिटी एंड सीसीएस यूनिवर्सिटी एंड आपकी भीमराव अम्बेडकर जो यूनिवर्सिटी आगरा, उन तीन यूनिवर्सिटी को मोस्ट वांटेड क्वेश्चन एमसीक्यू हम लेके आए हैं। यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद एमसीक्यू करेंगे, जिससे आपके एमसीक्यू लग भी आते हैं तो थ्योरी पढ़ के आप एमसीक्यू आराम से जवाब दे सकें। तो चलिए, थ्योरी क्या है। पोषक तत्व स्थूल एवं सूक्ष्म यूनिट 2 है ना। न्यूट्रिएंट्स मैक्रो एंड माइक्रो, है ना। देखिए, स्थूल पोषक एवं सूक्ष्म पोषक क्या चीज़ है। कोशिकाओं और जीवों में जीवन के समर्थ हेतु आवश्यक सामग्री की आपूर्ति पोषण या पुष्टिकरण कहलाती है। यानी कोशिका हो गई है, जीवों में जीवन के लिए जो भी चीज आवश्यक की सामग्री है वह क्या कहलाता है, आपका पोषण कहलाता है ना। जैसे कि प्रमुख पोषक तत्व कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज पदार्थ, विटामिन, जल, फाइबर, ये सब क्या आपके पोषक तत्व में। पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, 7। यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, 7। और कोई भी विकल्प में दे रखा हो चार बोले इनमें से पोषक तत्व कौन सा है, तो आपको याद होनी चाहिए। कोई भी पूछ सकता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट दे दिया, अनाज, गेहूं, चावल, इस तरीके से दे दिया, पूछेगा पोषक तत्व क्या है, आपको पता है तो आप लगा देंगे कि कार्बोहाइड्रेट, है ना। इस प्रकार स्थूल पोषक क्या होते हैं, ये पोषक तत्व शरीर को कैलोरी या ऊर्जा प्रदान करते हैं। स्थूल पोषक जो होते हैं बॉडी को क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं, है ना। और इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, फाइबर, प्रोटीन, जल शामिल होते हैं स्थूल पोषक में, है ना। सूक्ष्म पोषक क्या होते हैं, इसमें इनकी आवश्यकता अत्यंत कम मात्रा में होती है तथा इसमें खनिज एवं विटामिन शामिल होते हैं। स्थूल पोषक में क्या शामिल होते हैं, आपके खनिज एवं विटामिन शामिल होते हैं स्टूडेंट्स, है ना। ये सारणी दे रखी है आपकी। ऊर्जा प्रदान करने वाले क्या पोषक तत्व, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स यानी वसा, तेल हो गया, है ना। वृद्धि विकास को बढ़ावा देने वाले, प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्या प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, रेगुलेट बॉडी फंक्शंस, क्या प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन, मिनरल, वाटर, है ना। इन्हें याद होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट क्या, कार्बोहाइड्रेट का सूत्र होता है CnH2O को होल्टाइज N के साथ कार्बनिक होल्टाइज N के साथ कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बने होते हैं। और देखो, जो आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसमें ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का अनुपात क्या होता है, 2:1, यानी हाइड्रोजन का अनुपात क्या होगा, 2, और ऑक्सीजन कितनी की, 1, है ना। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि कोशिका ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिकीय श्वसन के लिए कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करती है ना। ये नॉर्मल सी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण दे रखा है यहाँ पे। ये यहाँ से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जटिलता के बार। अब ये नहीं पूछा कार्बोहाइड्रेट को किस प्रकार वर्गीकृत किया है, ये पूछ सकता है कि उदाहरण जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज क्या है, आपका किस प्रकार का सेकेराइड है, तो आपका ये मोनोसेकेराइड का उदाहरण है, तो ये मोनोसेकेराइड है। या पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा मोनोसेकेराइड का उदाहरण है ना। तो इसी प्रकार से फिर पूछ सकता है आपका, देखिए ये आपके और देख रहे हैं, टेट्रोज शर्करा, पेंटोज शर्करा, हेक्सोज शर्करा, और फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, मेनोज, है ना, हेप्टोज शर्करा, ये सब क्या है, मोनोसेकेराइड के उदाहरण हैं। इनके आपके फॉर्मूले और इनके ये कि मोनोसेकेराइड के उदाहरण ये आपको याद होने चाहिए। ये आपके एमसीक्यू पूछे जाते हैं। ऐसी ओलिगोसेकेराइड के उदाहरण क्या है ना, या साधारण शर्करा बोल देते हैं, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, है ना। और इनके सुक्रोज और रेफिनोज क्या ट्राइसेकेराइड के उदाहरण है। ये सब क्या ओलिसेकेराइड के अंदर आते हैं। पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, इनके ये उदाहरण दे रखे हैं, आपको इनके उदाहरण पते होने चाहिए। इन पर क्या आते हैं, आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट। अब इनके सोर्स की बात कर लें, स्टार्च का क्या स्रोत है, ब्रेड हो गया, आलू हो गया, चावल, राइस हो गए यानी, है ना। और आपके क्या पास्ता हो गया। शर्करा का क्या है, शर्करा यानी आप चाय, कॉफ़ी, केक, मिठाई से परहेज वगैरह ये सब क्या किया जाता है, परहेज किया जाता है, शर्करा की मात्रा बॉडी में ज़्यादा ना बढ़े। ये सब क्या इसके स्रोत हैं। सेल्यूलोज के क्या स्रोत हैं, सब्जियां, फल, अनाज, है ना। इनका कार्य क्या है,
ऊर्जा प्रदान करना, प्रोटीन को टूटने से रोकना, और आनुवंशिक पदार्थ शरीर को द्रव्यमान बनाना, यानी शरीर को मजबूत बनाना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, है ना, वनस्पति भोजन, ये सब क्या है, बॉडी की आवश्यकताओं के लिए ये इन सब का कार्य है। देखो कार्बोहाइड्रेट के अधिक मात्रा में सेवन से संबंधित रोग कौन से हैं? तो देखो कार्बोहाइड्रेट की कमी अधिकता वगैरह होने पर क्या हो जाता है, हाइपोग्लाइकेमिया, यकृत मध्यम मांसपेशियों में दर्द, इस प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है, मधुमेह हो जाता है आपका। उसके बाद आपका ये गैलेक्टोसीमिया हो जाता है, इसे गैलेक्टोसरकता भी बोलते हैं। ये शब्द जो है आपका रक्त में गैलेक्टोज की अधिकता से होता है। गैलेक्टोसीमिया शब्द का शाब्दिक अर्थ रक्त में गैलेक्टोज की अधिकता से होता है। और इसकी कारण क्या है, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरीथाइलिल ट्रांसफेरेज, है ना, इसे शॉर्ट में बोलते हैं GALT। एंजाइम की अनुपस्थिति या गैर कार्यात्मक से गैलेक्टोसरकता हो जाता है ना। और ऐसे आप पढ़ लेना, PDF प्रोवाइड करा दिए मैंने टेलीग्राम व्हाट्सएप पे अच्छे से, और जानकारी के लिए थोड़ी थोड़ी बेसिक पता होनी चाहिए, है ना। बसा क्या है, लिपिड शब्द ग्रीक शब्द लिपोस से लिया गया है। लिपिड जो आपका शब्द है ना, जिसका अर्थ होता है बसा सभी पौधों एवं जंतु कोशिकाओं में सार्वभौमिक रूप से उपस्थित होता है। यहाँ से देखिए, लिपिड प्रकृति में हाइड्रोफोबिक होते हैं, अर्थात जल में ये क्या होते हैं, लिपिड क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। पूछ सकता है लिपिड क्या है, घुलनशील है, अघुलनशील है, क्या है ना, ये किस प्रकार का, अध्रुवीय विलायक है या ध्रुवीय विलायक है, क्या ये पूछ सकता है आपका। तो इसका मतलब क्या, अघुलनशील है, लेकिन ये अध्रुवीय विलायक में घुलनशील होते हैं। लेकिन जब जल में तो ये घुलनशील नहीं है लिपिड, लेकिन अध्रुवीय जो विलायक होता है आपका, अध्रुवीय विलायक, उसमें ही घुल जाते हैं, है ना, यानी घुलनशील होते हैं स्टूडेंट्स। इनका वर्गीकरण वगैरह है, ये लिपिड का वर्गीकरण है, ठीक है। बसीय अम्ल क्या होते हैं, संतृप्त अम्ल हो गए, ये आपके फॉर्मूले हैं कुछ, इन्हें आपको याद कर लेना है कि फॉर्मूले कभी कभी पूछ लेता है इनके, है ना, ये मैंने इसलिए बता दिए। संतृप्त, असंतृप्त, बस अम्ल हो गए, ये आपके फॉर्मूले हैं ना, ये फॉर्मूले, ये बड़े बड़े कुछ नहीं, छोटे जो ऊपर 2-4 थे उन्हें याद कर लेना। ये इनके स्रोत दे रखे हैं, जंतु स्रोत से, जैसे जंतु से प्राप्त होने वाले किस स्रोत में, किन चीज़ों में ये पाई जाते हैं, तो घी, मांस, मछली, मक्खन, अंडा, मछली का तेल आदि। वनस्पति स्रोत गया, मूंगफली, सरसों, तिल, नारियल, है ना, अन्य तेल हैं। इनका कार्य है ऊर्जा स्रोत, वसा में घुलनशील विटामिन ADE, K है ना, ये पता होना चाहिए वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है, ADE, K, है ना। विद्युत इंसुलेटर के रूप में, संकेतक अणुओं, ऊष्मारोधन, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। उसके बाद आता है आपका जैसे कि प्रोटीन है। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन उच्च आणविक कार्बनिक यौगिक है। तो ये पूछ सकता है कि प्रोटीन किस प्रकार का यौगिक है, तो आपका ये प्रोटीन उच्च आणविक कार्बनिक यौगिक है, जो एमिनो अम्ल मोनोमर की लंबी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखल से मिलकर बने होते हैं। अब ये भी पूछ सकता है कि जो प्रोटीन है किस प्रकार के अम्ल से, कि लंबी किस प्रकार की श्रृंखला से बना होता है, तो अमीनो अम्ल मोनोमर की लंबी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है ना। इनका वर्गीकरण है प्रोटीन्स का यहाँ पे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है आपके MCQ आते हैं, मैंने वही सिलेक्ट किए जाते हैं। इनका कार्य क्या, प्रोटीन बड़े अणु हैं जो एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं तथा सभी जैविक प्रक्रियाओं के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी प्रकार सोमोटोट्रोपिन एवं इंसुलिन ग्लूकोज के चयापचय को नियंत्रित करता है। इस प्रकार चोटों के दौरान 2 रक्त प्रोटीन अथवा थ्रोम्बिन एवं फाइब्रिनोजेन रक्त के थक्के के तंत्र द्वारा रक्त की हानि को रोकने में सहायता करते हैं। इस प्रकार यहाँ कुछ आपके महत्वपूर्ण कार्य दे रखे हैं प्रोटीन के, इन्हें पढ़ लीजिएगा। ये तो नॉलेज के लिए मैंने डाल दिया है यहाँ पे कार्य वगैरह, है ना। और ये प्रोटीन की कमी या अधिकता से होने वाले रोग, इनके ही देखना कि इसके कारण से कौन सा रोग होता है और इसके क्या लक्षण हैं, बस ये चीज़ आपको पढ़नी है इनमें। यानी प्रोटीन की कमी से होने वाला ये रोग है, जैसे सूखा रोग हो जाता है,
किसकी कारण से होता है आपका? प्रोटीन की कमी से हो जाता है ना। ये लिख रहा है यह रोग किसी भी व्यक्ति को गंभीर कुपोषण से होता है, हालांकि बच्चे अधिकतर सूखा रोग से पीड़ित होते हैं। कारण लक्षण क्या होता है? कम वजन कम हो जाता है, मांसपेशियां में क्या सूखी हो जाती है, वसा की कमी हो जाती है, नहीं शुष्क त्वचा हो जाती है, श्वसन संक्रमण, बौद्धिक अक्षमता, वृद्धि रोध, है ना। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कोशिकाओं की सामान्य संरचना एवं कार्य को बनाए रखते हैं, है ना। इनका वर्गीकरण है, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है और ये प्रकृति में जलरोधी होती है, जलरोधी होती हैं एवं यकृत में संग्रहित होती है ना। उसके बाद जल में घुलनशील विटामिन, अब बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है। विटामिन बी जटिल एवं विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है ना। देखो जल में घुलनशील विटामिन दे रखी है आपकी, जल में ये घुलनशील विटामिन है, इनकी सारणी दे रखी है, या पढ़ लेना। इसका विटामिन थायमिन विटामिन होती है यानी बीमन, है ना। इससे कौन से रोग होते हैं? जैसे कि एंटी बेरी विटामिन एवं एंटी न्यूरेटिक विटामिन, विटामिन बीमन का अन्य नाम है ना। इसकी कमी से होने वाले रोग, थायमिन की कमी ग्लूकोज चयापचय को बाधित करती है, ठीक है। और भूख ना लगना और नींद ना आना, तंत्र की समस्या हो जाती है, हृदय में प्रॉब्लम, कमजोरी, सांस लेने प्रॉब्लम, मांसपेशियों में सोस, सिर दर्द, अनिद्रा, है ना। ये सब क्या है? थायमिन की वजह से होने वाली बीमारियां हैं। ये विटामिन B2 की वजह से होने वाली बीमारियां आपकी, जैसे कि क्या होठों के विशिष्ट घाव हो जाते हैं, वो सही नहीं हो पाते जल्दी, चेहरे पर एक्जिमा, मुंह के किनारों पर दरारें, बालों का झड़ना, रंगीन जीभ, खुजली एवं लालाक, प्रजनन संबंधी समस्याएं, मोतियाबिंद, ठीक है। विटामिन B3 से क्या हो जाते हैं? पेलाग्रा एक नियासिन की कमी से होने वाला शिकार है, यह त्वचा संबंधित होता है, ठीक है। इसी प्रकार से विटामिन से होने वाले कुछ रोग हैं, इनके लक्षण हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आपका यहाँ थोड़ा सा पेज डैमेज आ गया। विटामिन ए के बारे में दे रखा है तो रतौंधी हो जाता है, और विटामिन डी दे रखा है जिसकी वजह से रिकेट्स जो रोग होता है वो हो जाता है। और उसके बाद है यहाँ पे विटामिन के, ओके। ये आपकी यहाँ सारी इसे ना पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे पढ़ लेना। यहाँ पे सारणी दे रखी है, इसमें क्या स्रोत दे रखे, स्रोत पूछा जाता है कि विटामिन सी का स्रोत क्या है, ये विटामिन बी का स्रोत क्या है, डी का स्रोत क्या है, तो उसकी एक सारणी यहाँ दे रखी है। आर्य फाइबर क्या होते हैं? साबुत अनाज, फल, सब्जियां क्या है? ये आहार फाइबर के स्रोत हैं। फाइबर एक कार्बोहाइड्रेट होता है जो अपचयनीय भागों या पौधों के यौगिकों से बना होता है। घुलनशील फाइबर क्या होते हैं, अघुलनशील फाइबर होते हैं, इनका कार्य क्या, ये सब आपको यहाँ पर दे रखे हैं। तो स्टूडेंट ये थोड़ी सी थ्योरी थी, आई होप आपको थोड़ा बहुत तो कुछ समझ आया होगा। ये ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी अब हम MCQ कवर करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर आपका लॉन्ग है तो ये थोड़ी वीडियो भी लॉन्ग होने जा रही है,
तो इसका ये है कि खाने योग्य, पहला हमसे क्या, खाने योग्य पदार्थ जो कि हमारे शरीर का पोषण करता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम भोजन बोलते हैं, या फिर पोषक तत्व बोलते हैं, या पोषण बोलते हैं, या आहार बोलते हैं। स्टूडेंट जल्दी बोलिए। तो स्टूडेंट से हम पोषक तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व। दूसरा है शरीर के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? स्टूडेंट्स जल्दी बताइए ऑप्शन कौन सा? तो मैंने बताया था टोटल 7 पोषक तत्व होते हैं, तो भाई 7 की आवश्यकता होगी, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हो जाएगा। टोटल 7 पोषक तत्व होते हैं, है ना। पोषक तत्वों का कार्य क्या है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करनी, वृद्धि मरम्मत करना, शरीर की रक्षा करना। तो भाई ये सब क्या हमारे पोषक तत्वों के कार्य हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सही हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से कौन सा पौष्टिक तत्व नहीं है? तो बताइए। प्रोटीन पौष्टिक तत्व नहीं है, वसा, विटामिन या भोजन? जल्दी बताइए स्टूडेंट्स। तो देखिए भोजन पौष्टिक तत्व नहीं है स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है? प्रोटीन, ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। स्टूडेंट जल्दी बताइए। मैंने आपको 7 पोषक तत्व के नाम बताए थे वहाँ। तो स्टूडेंट्स ऑक्सीजन आपका पोषक तत्व नहीं है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन कहलाते हैं। जल्दी बताइए। कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन कहलाते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व या कुपोषक तत्व या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? तो जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। स्थूल पोषक तत्व हैं। स्टूडेंट जल्दी बताइए। स्थूल पोषक तत्व हैं इनमें से कौन सा? ऑप्शन डी है। तो स्टूडेंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये सभी, तो ये सभी क्या पोषक तत्व में? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स। इसके बाद है निम्न में से कौन सा ऊर्जा देने वाला पदार्थ है? अनाज, दालें, घी। तो स्टूडेंट ये आप जानते हो अनाज, दाल, घी सब क्या हमें ऊर्जा देते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। सिंपल से आ रहे हैं अभी तो फिलहाल। कौन से भोजन में अधिकतम वसा है? बताइए। पुडिंग, कस्टर्ड, केक, ब्रेड? जल्दी बताइए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट सी में अत्यधिक वसा है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। निम्न में से हमारे शरीर को कौन पोषित करता है? निम्न में से हमारे शरीर को कौन पोषित करता है? स्टूडेंट जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए भोजन। पोषण की कितनी अवस्था है स्टूडेंट्स? पोषण की कितनी अवस्था है? तो पोषण की 2 अवस्था है स्टूडेंट्स। अधिक समय तक अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट के कारण हो सकता है उच्च रक्त शर्करा। स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला एमसीक्यू है केले से प्राप्त होता है। स्टूडेंट जल्दी बताइए। केले से हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, लोहा या उपयुक्त सभी? तो स्टूडेंट हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से पोषक तत्व नहीं है। जल्दी बताइए। निम्न में से पोषक तत्व नहीं है। देखो प्रोटीन, पोषक तत्व बोल रहा हूँ मैं, मिस्टेक कर गया। यहाँ पे पौष्टिक तत्व बोल रहा है, तो इसमें से कोई भी आपका पौष्टिक तत्व नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या पोषक तत्व है। ऊर्जा की इकाई होती है स्टूडेंट्स, जल्दी बताइए। तो ऊर्जा की इकाई होती है कैलोरी, यानी हम ऊर्जा की मात्रा जैसे लगते हैं जूल वगैरह में रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी कैलोरी बोलते हैं ना, इतने कैलोरी ऊर्जा वगैरह होगी, तो ये इकाई होती है इनकी, है ना। कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के साधनों को बांटा गया है 2 भागों में, 4 भागों में, 6 भागों में या 8 भागों में? स्टूडेंट जल्दी बताइए। जल्दी बताइए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कार्य हैं स्टूडेंट्स, जल्दी बताइए। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कार्य है स्टूडेंट्स शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, तो ऑप्शन डी इज द राइट स्टूडेंट्स। कार्बोहाइड्रेट के शर्करा स्रोत हैं गुड़, बूरा, शहद या उपयुक्त सभी? जल्दी कमेंट कीजिए स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आपका, उपयुक्त सभी। ये सभी क्या है? कार्बोहाइड्रेट के शर्करा स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट का पाचन व अवशोषण होता है मुख में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या अमाशय में? स्टूडेंट जल्दी बताइए। तो स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट का पाचन व अवशोषण छोटी आंत में होता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
अतिरिक्त ग्लूकोज संचित रहता है? यकृत में, गुर्दों में, हड्डियों में या फेफड़ों में स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स आपका यकृत में ग्लूकोज अधिक मात्रा में संचित रहता है, यानी जो अतिरिक्त होता है, यानी जो फालतू होता है हमारे काम से बॉडी के, वो यकृत में स्टोर हो जाता है। ठीक है। प्रक्रिया जिसके द्वारा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है स्टूडेंट, उसे हम ग्लाइकोजीनेसिस बोलते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट की सरलतम इकाई है, जल्दी बताइए स्टूडेंट्स। कार्बोहाइड्रेट की सरलतम इकाई ग्लूकोज है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट स्टूडेंट्स। गन्ने की शर्करा कहा जाता है? किसको गन्ने की शर्करा कहा जाता है स्टूडेंट? जल्दी कमेंट कीजिए। सुक्रोज को स्टूडेंट्स, है ना। बी ऑप्शन इज द राइट। मोनोसेकेराइड को कहा जाता है, मोनोसेकेराइड को हेक्सासेज भी कहा जाता है स्टूडेंट। ऊर्जा की इकाई है, देखिए रिपीट हो गया, कैलोरी, अभी ये ऊपर आया था। जब ग्लूकोज मूत्र के द्वारा निष्कासित होने लगता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है? जल्दी बोलिए। तीसरा बोलते हैं हम ग्लाइकोसीसूरिया, थोड़ा अजीब सा वर्ड है ना। तो ऑप्शन सी इज द राइट हो जाएगा यहाँ। इसके बाद है कि शहद है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन B1 है। तो शहद आपका कार्बोहाइड्रेट है स्टूडेंट, तो ऑप्शन इज द राइट। निम्नलिखित में से कौन हमें तत्काल ऊर्जा देता है? तो हमें सबसे फास्ट जो इनमें ऑप्शनों में हमें ऊर्जा देता है वो क्या है? ग्लूकोज। पदार्थ जो शरीर की वृद्धि, ऊर्जा निर्माण एवं मरम्मत करता है वे पोषक तत्व कहलाते हैं। मोनोसेकेराइड का उदाहरण क्या है? देखिए मोनोसेकेराइड का उदाहरण आपने याद करेंगे, थोड़ा पढ़ा होगा, तो मोनोसेकेराइड का उदाहरण ग्लूकोज है स्टूडेंट्स। खालिस्तान शरीर में ऊर्जा का मुख्य या पहला विकल्प है? बताइए जल्दी। कार्बोहाइड्रेट। शर्करा में मौजूद जो आपका घटक होता है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। सुक्रोज है, मोनोसेकेराइड, डाइसेक्रोराइड, पॉलीसेकेराइड या ट्रायोज? तो स्टूडेंट सुक्रोज आपका डाइसेक्राइड है। क्या है? डाइसेक्राइड है। उसके बाद एक जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या है? सेलुलोज, ग्लाइकोजन, पेक्टिन या स्टार्च? तो सेलुलोज आपका जटिल कार्बोहाइड्रेट है स्टूडेंट्स। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? शरीर में ऊर्जा एवं शक्ति प्रदान करना। इसके बाद आता है अधिक ग्लूकोज एक्स में बाई रूप में जमा होता है। एक्स एवं बाई क्या है? तो मैंने बताया तो जो अधिक तो आपकी ग्लूकोज वगैरह होती है वो कहाँ होती है? यकृत में। तो एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? यकृत, और बाई का आपका ग्लाइकोजन। क्या है? ग्लाइकोजन। यह कार्बोहाइड्रेट रक्त शर्करा भी कहलाती है, ग्लूकोज। ठीक है। यह कार्बोहाइड्रेट रक्त शर्करा भी कहलाती है। फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज या ग्लाइकोजन? तो ग्लूकोज कहती है कार्बोहाइड्रेट रक्त शर्करा। जंतु स्टार्च का दूसरा नाम ग्लाइकोजन है। ऊष्मा एवं शक्ति उत्पादक पदार्थ क्या है? जो ऊष्मा देता है, शक्ति देता है, वो कार्बोहाइड्रेट ही है। कार्बोहाइड्रेट से ऊष्मा मिलती है, बॉडी को शक्ति भी मिलती है हमारे शरीर को। ज्वर में ऊर्जा की मात्रा की आवश्यकता इतनी जाती है, ज्वर में ऊर्जा की मात्रा की आवश्यकता इतनी जाती है 70%। वसा का निर्माण किस इकाई किस में होता है? बसीय अम्ल में। अच्छा, अगला है, निम्न में कौन वसा के संबंध में भूमिका अदा करता है? कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम या पोटेशियम? तो मैग्नीशियम क्या करता है? वसा के संबंध में भूमिका अदा करता है। निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक भस्मीय अम्ल है? लिनोलिक अम्ल, एराकिडोनिक अम्ल या ब्यूटीरिक अम्ल या स्टीएरिक अम्ल? तो लिनोलिक अम्ल आवश्यक भस्मीय अम्ल है। रक्त में पोटेशियम के स्तर में वृद्धि के कारण होने वाले रोग को हम क्या बोलते हैं? अति शर्करकता। निम्नलिखित में से संतृप्त वसा के स्रोत कौन से हैं? घी, वनस्पति, रिफाइंड एवं तेल या फिर नारियल तेल? तो घी, वनस्पति एवं नारियल तेल। ऑप्शन डी, ए व सी दोनों। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। मूंगफली एवं सोयाबीन किसके स्रोत हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन या प्रोटीन?
तो ऑप्शन बी इज द राइट। मूंगफली जो सोयाबीन होती है अत्यधिक मात्रा में क्या होता है इनमें प्रोटीन। प्रोटीन की आवश्यकता अधिकतम होती है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था या वृद्धावस्था। तो किशोरावस्था में प्रोटीन की सबसे अत्यधिक मात्रा हमें होती है ना। अगले बढ़ते हैं। कोलेस्ट्रम में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? विटामिन ए होती है, खनिज तत्व होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन बी। तो कोलेस्ट्रम में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होती है। तो ये बताइए कुछ और इम्पोर्टेंट है कुपोषण के लिए उत्तर है गरीबी, मिलावट, अशिक्षा, उपयुक्त सभी। तो देखिए गरीबी भी है, मिलावट भी है, अशिक्षा भी है, तो ये सभी उपयुक्त। ऑप्शन डी इज द राइट हो जाएगा कुपोषण के लिए। प्राणी प्रोटीन का उत्तम स्रोत है, प्राणी प्रोटीन का उत्तम स्रोत है अंडा। और अगला है क्वासियोरकर रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो स्टूडेंट्स ये प्रोटीन की कमी से होता है। 1 ग्राम वसा में कैलोरी ऊर्जा बढ़ता है, यानी 1 ग्राम वसा से हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है स्टूडेंट्स? तो हमें स्टूडेंट 9 ग्राम कैलोरी मिलती है। प्रत्येक कोशिका में क्या होता है? प्रत्येक कोशिका में प्रोटीन होता है। प्रोटीन की आधारभूत इकाई क्या है? तो प्रोटीन की आधारभूत इकाई स्टूडेंट्स एमिनो एसिड होती है। प्रोटीन की आधारभूत इकाई क्या होती है? एमिनो एसिड होती है। ठीक है। प्रोटीन प्राप्ति के साधन है हरी सब्जियां, सेब, प्याज या मटर। तो स्टूडेंट प्रोटीन प्राप्ति के अच्छे साधन क्या हमारी हरी सब्जियां। 1 ग्राम प्रोटीन कितने किलो कैलोरी प्रदान करती है? 1 ग्राम प्रोटीन कितने किलो कैलोरी प्रदान करती है? तो स्टूडेंट 4 किलो कैलोरी प्रदान करती है। कितनी? 4 किलो कैलोरी। अगला है गेहूं, यानी 100 ग्राम में गेहूं जो आटा होता है उस 100 ग्राम में कितनी कैलोरी होती है? तो उसमें 250 कैलोरी होती है। 100 ग्राम आटे में आपकी 250 कैलोरी होती है स्टूडेंट्स। क्वासियोरकर बीमारी किस कमी से होती है स्टूडेंट्स? ये अभी ऑप्शन रिपीट हो गया आपका एमसीक्यू। प्रोटीन की कमी से होता है, ये अभी ऊपर भी आया था। अलसी में निम्न में से क्या पाया जाता है? जो अलसी होती है यानी आटा जैसे होता है, छानने के बाद एक अलसी भूसी बोलते हैं, वह जो गेहूं वगैरह पिस्ता के छिक्कल आ जाते हैं ना, वो सब होता है। तो उसमें क्या होता है? तो ट्रेंड उसमें क्या होता है? अल्फा लियोलेनिक एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों चीज़ें उसमें उपस्थित होती हैं। तो आपका ऑप्शन डी इज द राइट हो जाएगा यहाँ पर। जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है कुपोषण, अपर्याप्त पोषण, सुपोषण, इनमें से कौन है? तो जब शरीर पोषण जो है शरीर की आवश्यकता के अनुकूल है तो हम इसे सुपोषण बोलते हैं स्टूडेंट। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, है ना। प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई है, प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? तो प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई स्टूडेंट अमीनो अम्ल है। ऑप्शन बी इज द राइट। अमीनो अम्ल, ऑप्शन बी इज द राइट। अंकुरित अनाज में कौन से तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो स्टूडेंट उसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सॉरी गलत बोल गया, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अंकुरित जो अनाज होता है उसमें आपका प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है स्टूडेंट्स, है ना। प्रोटीन शब्द किसने दिया? अब ये भी पूछ लिया जाता है। तो जैकोब बर्जीलियस ने प्रोटीन शब्द दिया था। किसने दिया था? जैकोब बर्जीलियस ने दिया था। ठीक है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के विभिन्न प्रकार हैं। क्वासियोरकर, मरास्मस, मरास्मिक, क्वासियोरकर। तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट हो जाएगा यहाँ। 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देती है? 9 कैलोरी। यह भी पहले आया था। चना मूंगफली सेवादी सूत्र क्या है? प्रोटीन के चना मूंगफली वाला आया था, नहीं आया? प्रोटीन बहुत होती है इनमें। उसके बाद है बुखार में और बाद में प्रोटीन की आवश्यकता किस प्रकार बढ़ जाती है? मतलब बदल जाती है, बढ़ जाती है ना। तो बुखार वगैरह में प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है स्टूडेंट। शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा एवं शक्ति कब मिलती है? जब क्या? उत्तम पोषित होने पर। शरीर को जब अच्छा पोषण मिलेगा यानी पोषित होगा तो उसे ऊर्जा वगैरह अच्छी मात्रा में मिलेगी, है ना। प्रोटीन की न्यूनतम इकाई क्या होती है? अमीनो अम्ल। ये हमने पीछे भी रिपीट हो गया।
मरासमस का कारण है? प्रोटीन की कमी, कैलोरी की कमी, या विटामिन ए की कमी, या कार्बोज की कमी? तो स्टूडेंट प्रोटीन की कमी या कैलोरी कमी दोनों सही है, तो ये आपका दोनों जो आ रहा है ना 1M2 ऑप्शन ए इज द राइट हो जाएगा यहाँ पर आंसर। जब आहार में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता होती है तो हम उसे कुपोषण बोलते हैं। या तो अधिक मात्रा में मिल रहा हो पोषण या कम मात्रा में बोलते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? कुपोषण बोलते हैं स्टूडेंट। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्या कहलाता है? क्वासियोर बोला जाता है। एक अलग टाइप का रोग होता है, ये प्रोटीन की कमी से हो जाता है। निम्न में से संतृप्त बसीय अम्ल कौन सा है? ब्यूटाइरिक अम्ल, या पामीटी अम्ल, या कैपरिलिक अम्ल, या उपयुक्त सभी? तो स्टूडेंट ये सभी क्या संतृप्त बसीय अम्ल है। मैंने पीछे आपको दिखाया था, वहां से संतृप्त असंतृप्त बसीय अम्ल के आप उदाहरण याद कर लेना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये क्या सभी संतृप्त बसीय अम्ल के उदाहरण है ना। उसके बाद है घेंगा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो घेंगा रोग आपका आयोडीन की कमी से होता है स्टूडेंट्स, है ना। ऑस्टियोपोरोसिस किस तत्व की कमी से होता है? तो ये कैल्शियम की कमी से होता है स्टूडेंट्स। किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से। हड्डी की मजबूती किस तत्व के कारण होती है? तो जानते हैं कैल्शियम की वजह से। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया का वैकल्पिक पथ है। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया का वैकल्पिक पथ है, तो जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन बी हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट सेल्यूलोज को माना जाता है। क्या माना जाता है? रफेज माना जाता है। उसके बाद है कैल्शियम, फास्फोरस और सोडियम क्या है? मेजर तत्व हैं स्टूडेंट्स। ये किस प्रकार के भोज्य पदार्थ को रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहते हैं? जिसमें प्रोटीन, आपका विटामिन हो और उसमें खनिज अधिक हो। विटामिन हो और खनिज अधिक हो, इस प्रकार के भोज्य पदार्थ को रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहते हैं। बोलते बोलते गला सूख गया है थोड़ा सा, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। बाकी आप टेंशन मत लीजिए, खत्म होने वाली ज़्यादा देर नहीं है, 5-6 मिनट की हो रहा है। निम्नलिखित में से किसको कैल्शियम का भंडार कहा जाता है? फेफड़े, खून, हड्डियां या त्वचा? भाई हड्डियां किससे बनी होती हैं? कैल्शियम की बनी होती है पूरी। तो ये क्या होगा? पूरा भंडार ही तो गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हड्डियां। शरीर में लोहा लवण का अवशोषण शीघ्रता से किस रूप में होता है? तो वो होता है फेरस के रूप में होता है। किसके? फेरस के रूप में। कौन सी ग्रंथि रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करती है? तो पैराथाइरॉइड ग्रंथि जो होती है, पैराथाइरॉइड ग्रंथि जो होती है कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करती है स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट है। ये ना सोचें अलग यूनिवर्सिटी के हैं तो आप छोड़ दें, है ना। तो इम्पोर्टेंट है, कहीं भी कैसे भी आ सकते हैं। शरीर के किस भाग में सबसे ज़्यादा फास्फोरस पाया जाता है? तो हमारी हड्डियां और दांत जो होती है उन्हीं में सबसे ज़्यादा फास्फोरस पाया जाता है स्टूडेंट। दंत फ्लोरोसिस किसके कारण होता है? फ्लोरीन की अधिकता। जब फ्लोरीन की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो हमें दंत फ्लोरोसिस हो जाता है। आयोडीन किस ग्रंथि के कार्य से संबंधित है? थायराइड। किशोरों को आहार में लोहा तत्व बढ़ाने हेतु देना चाहिए। जब किशोरों में जैसे लोहा तत्व, आहार में लोहा तत्व यानी ब्लड वगैरह, खून की कमी हो जाती है, उन्हें बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हरी पत्तेदार सब्जी, गुड़, अनार, आंवला या सोयाबीन सबका सेवन कराना चाहिए। विटामिन के कितने प्रकार होते हैं? 2, 4, 6 या 8? स्टूडेंट जल्दी बताइए। 2 होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी रसीले फलों में कौन सा विटामिन उपस्थित है? तो सी विटामिन सभी फलों में उपस्थित है स्टूडेंट। सभी फल एवं सब्जियां प्रचुर स्रोत हैं किसके? विटामिन एवं खनिज तत्व के। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? फंक एक थे व्यक्ति, साइंटिस्ट वगैरह थे, उन्होंने, फंक नाम था उनका, उन्होंने विटामिन शब्द का सर्वप्रथम यूज किया। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? सी की कमी से होता है। शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? विटामिन सी आवश्यक है।
किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी हो जाता है? विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी हो जाता है। हमारी दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए आवश्यक है। विटामिन ई का प्रमुख कार्य क्या है? प्रजनन बढ़ाना। विटामिन ए का मुख्य कार्य प्रजनन बढ़ाना स्टूडेंट्स। लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मूंगफली, खट्टे फल, पत्तेदार सब्जियां या डेयरी उत्पाद एवं गुण। तो पत्तेदार सब्जियां में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है स्टूडेंट, है ना। जब प्रोटीन की कमी के क्या प्रभाव है? रक्त की मात्रा का कम होना, शरीर भार का बढ़ जाना, शरीर में सूजन या उपयुक्त। सभी स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करके आंसर बता दीजिए। तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन की कमी के कारण सभी दुष्प्रभाव हमारे शरीर में दिखाई देते हैं। विटामिन ए का स्रोत क्या है स्टूडेंट्स? जल्दी बताइए। पालक, गाजर, पपीता। तो विटामिन ए के ये सभी स्रोत हैं, पालक भी, गाजर, पपीता भी। ऑप्शन डी इज द राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर। विटामिन सी सबसे अधिक पाया जाता है, जल्दी बताइए स्टूडेंट्स। तो विटामिन सी आपका किस में पाया जाता है? जल्दी कमेंट कीजिए। तो आपके आंवला में पाया जाता है स्टूडेंट्स। ऑप्शन सी इज द राइट। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा स्टार्च कण पानी को सोखकर फूल जाते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा स्टार्च कण पानी को सोखकर फूल जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? उसे हम जिलेटिनीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिलेटिनीकरण बोलते हैं। विटामिन ए की प्राप्ति का प्रमुख स्रोत स्टूडेंट्स, जल्दी बताइए। गाजर। विटामिन ए की प्राप्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? गाजर। मैंने बोला था कि जो टेबल मैंने आपको दी थी उसमें पीडीएफ में शुरू में ही, उसे टेबल स्रोत वगैरह हो गए हैं ना, उनके कार्य वो आप जरूर याद कर लें, उनसे भी एमसीक्यू आते हैं। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी बताइए स्टूडेंट्स। तो राइबोफ्लेविन विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है स्टूडेंट्स? तो विटामिन बी6 का राइबोफ्लेविन। रेटिनाल रासायनिक नाम है विटामिन ए का स्टूडेंट्स। रक्तस्राव रोधक विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के? तो स्टूडेंट्स विटामिन के क्या है? आपका रक्तस्राव रोधक विटामिन है। किस विटामिन की प्राप्ति सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है? विटामिन डी के कारण। कौन से विटामिन का शरीर में संश्लेषण होता है? तो स्टूडेंट विटामिन ए एवं डी का हमारे शरीर में क्या होता है? संश्लेषण होता है। कैरोटीनॉइड एवं रेटिनॉल किस विटामिन के विभिन्न प्रकार हैं? विटामिन ए के। आयोडीन का प्राणिज साधन क्या है? समुद्रिक मछलियां क्या है? आयोडीन का प्राणिज साधन है। किस विटामिन को रक्त में थक्का जमाने वाला विटामिन कहते हैं? विटामिन के को बोलते हैं स्टूडेंट्स। विटामिन ए तथा डी घुलनशील हैं वसा में। विटामिन एच का दूसरा नाम क्या है? बायोटीन। विटामिन एच को हम बायोटीन भी बोलते हैं। सूची एक्स में दी गई विटामिन का सूची वाई में दिए गए उनके रसायन से मिलान कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी12 को हम क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं। विटामिन बी6 को क्या बोलते हैं हम? टोकोफेरॉल बोलते हैं। ये ऑप्शन मतलब दे रखे हैं आपको, ये आपको मैच करना। तो विटामिन बी12 को हम क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामिन। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम का है? साइनोकोबालामिन, है ना। और विटामिन बी6 का नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी6 का नाम है पायरिडॉक्सिन। तो ऑप्शन सी इज द राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ। निम्न में से पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी है? विटामिन सी और विटामिन बी। बच्चों में विटामिन डी की कमी का क्या कारण है? रिकेट्स रोग हो जाता है विटामिन डी के कारण। और स्टूडेंट्स मस्तिष्क का कौन सा भाग प्यास को नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस जो भाग होता है वह प्यास को नियंत्रित करता है। शरीर के किस अंग में सबसे ज़्यादा पानी होता है? तो हमारे मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा पानी होता है। तरल तेलों का ठोस घी में परिवर्तन हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। पानी में पाया जाता है हाइड्रोजन के 2 अणु। पानी में जो होते हैं हाइड्रोजन के कितने अणु होते हैं? 2 अणु एवं ऑक्सीजन का 1 अणु होता है। यानी बोलते हैं ना 2:1 में कार्बोहाइड्रेट में उपस्थित होते हैं। तो फ्रेंड इस प्रकार ये आपके एमसीक्यू यहाँ समाप्त होते हैं, थ्योरी समाप्त होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आएंगे। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड पहले ही करा दी है, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। और आपका यूनिट अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कैसी वीडियो लगी, कहाँ आपको डाउट आ रहा है।
और अपने दोस्तों साथ, अपने क्लासमेट तक साथ शेयर कीजिए। और बाकी यूनिट 1 के जो MCQ हैं उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट 3 के साथ और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद स्टूडेंट्स।